क्या हम बार बार धोखा खाने के आदी थे? गांधी जी ने उनकी इस मंशा को मान कैसे लिया? जी शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसी तरह का प्रॉमिस ब्रिटिश द्वारा किया गया कि 1918 में जब युद्ध खत्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डोमिनियन स्टेटस की बात आती है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जलियांवाला बाग सबके सामने आता है। आपने बहुत अच्छा कहा कि बार बार धोखा। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिना इंडियंस की कंसेंट के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन के, किसी भी तरह की सहमति के बिना भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा देते हैं। कह देते हैं कि भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जी हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र बड़े बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है। देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की स्थापना या गठन मुंबई और महाराष्ट्र में हुआ है और अगस्त क्रांति आंदोलन का गवाह भी मुंबई बना। जी हाँ, इस पूरी चर्चा में हिस्सेदारी लेने के लिए, भाग लेने के लिए दो बड़े मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर बी.डी. यादव, इतिहासकार, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर जे.पी. दलाल, इतिहासकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगस्त क्रांति, ये आंदोलन, इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं। पहले दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया जी। और अंग्रेज पसोपेश में थे। अगर हिंदुस्तानी सैनिक साथ देने के लिए तैयार नहीं होते या फिर युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं होते तो वो युद्ध संभवतः ब्रिटेन लड़े बगैर ही हार जाता। ऐसे में उनके पास कोई चारा नहीं था और कांग्रेस ने, गांधी जी ने समर्थन किया कि फौज, हमारी फौज जो हैं या हमारे फौजी उनके लिए लड़ने के लिए विश्व युद्ध में चले जाएं। और उन्होंने बदले में कहा कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होगा भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। डॉक्टर दलाल, क्या हम बार बार धोखा खाने के आदी थे? गांधी जी ने उनकी इस मंशा को मान कैसे लिया? जी शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसी तरह का प्रॉमिस ब्रिटिश द्वारा किया गया कि 1918 में जब युद्ध खत्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डोमिनियन स्टेटस की बात आती है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जलियांवाला बाग सबके सामने आता है। आपने बहुत अच्छा कहा कि बार बार धोखा। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिना इंडियंस की कंसेंट के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन के, किसी भी तरह की सहमति के बिना भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा देते हैं। कह देते हैं कि भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ब्रिटिश साइड से झोंक देते हैं, इज द राइट वर्ड, एग्जैक्टली। अब आप ये देखिए कि ना किसी तरह की कंसेंट, ना कांग्रेस जो कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, ना कोई बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, किसी की कोई सहमति नहीं। इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन कांग्रेस का होता है और उसमें कंडेम किया जाता है कि भाई हम इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी जो नॉन वायलेंस के बहुत बड़े समर्थक दुनिया में माने जाते हैं, अहिंसा के पुजारी माना जाता है, उन्होंने तो इसका खुलकर विरोध किया। इस पे फिर कांग्रेस में पूरी डिबेट चलती है। फाइनली कंडेम किया जाता है जर्मन एफर्ट्स को और एक्सिस पावर के एफर्ट्स को। ब्रिटिश, इसमें भी यहाँ देखिए कि ब्रिटिश क्या कहना चाह रहे हैं कि वी आर फाइटिंग दिस वार फॉर द पीस इन द वर्ल्ड। शांति के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं और आपके समर्थन की जरूरत है, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगा हम आपको डोमिनियन स्टेटस और हम आपको आपकी सरकार दे देंगे। अब ये इस तरह का एक प्रॉमिस था जिस पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय माहौल लगातार खराब होता जा रहा था। इधर से जापान अटैक करते हुए आप सिंगापुर अटैक कर लिया था, बर्मा कंट्रोल हो गया था, और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर से बहुत अच्छे चांस थे कि वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जाए और यहाँ पे कंट्रोल कर ले। कांग्रेस पूरे परिदृश्य को देख रही थी, महात्मा गांधी जी ने इसको बड़ा क्लोजली देखा। फाइनली दे डिसाइडेड कि बजाय कि इसके कि माहौल और यहाँ बिगड़े और अंतर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा बना हुआ है कि ब्रिटेन हार भी सकता है, जीत भी सकता है, हमें उस चीज से मतलब नहीं था। हमें मतलब अपनी आजादी से था कि इतनी लंबी मूवमेंट जो 1857 से चली आ रही थी, 90 साल से लोग संघर्ष कर रहे थे कि उसको किसी परिणति तक पहुंचाए। डॉक्टर दलाल, ये भी मैं जानना चाहूंगा और तमाम दर्शक जो अगस्त क्रांति आंदोलन के बारे में जानते तो हैं लेकिन बहुत सारी बारीकियां हैं उससे परिचित नहीं है। आपने कहा कि जापान उस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, सिंगापुर पर उसने आधिपत्य जमा लिया था और भारत की तरफ रुख कर रहा था। ये तो एक तरीके से हमारे लिए बेहतर पोजीशन थी क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगातार जापान का समर्थन हासिल कर रहे थे। उनके समर्थन से ही उन्होंने एक अपनी फौज तैयार की थी और वो फौज भी कहीं ना कहीं
बगावत कर रही थी, एक तरफ तो लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ और दूसरी तरफ उकसा रही थी उन तमाम हिंदुस्तानियों को जो अंग्रेज़ों की ब्रिटेन की उस फौज में तमाम लोग शामिल थे। तो अच्छी स्थिति थी। उस स्थिति को पलटकर और समर्थन देना राजनेताओं का और गांधी जी का कितना सही था? जी, जैसे सुभाष चंद्र बोस का जिक्र आया है, 1938 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, 1938 में अनअपोज बनते हैं, 1939 में फिर से इलेक्शन लड़के बनते हैं वो। लेकिन कांग्रेस में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उनका था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, वो जर्मनी गए, उसके बाद आईएनए को रीऑर्गेनाइज किया। रास बिहारी बोस ने इसको फाउंड किया, उसको रीऑर्गेनाइज किया। अब जैसा आपने कहा कि वो जापान के काफ़ी क्लोज थे, टच में थे, उनका अपना एक तरीका था जो बिल्कुल सही था उस समय, बिल्कुल सही डिसीजन था कि पूरा वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी है तो इसका बेटर अपॉर्चुनिटी उठा के इसका मौके का फायदा उठाया जाए और देश को जल्दी से जल्दी आजाद कराया जाए। अब कांग्रेस के सामने यही एक धर्म संकट था उस समय कि व्हाट टू डू, मतलब क्या करें ऐसे हाल में। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो भी दिक्कत है, नहीं करते तो भी दिक्कत है। जैसे आपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि नेहरू और उनके जो युवा साथी थे जो सोशलिस्ट प्रभाव से थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। उसके साथ साथ सी राजगोपालाचारी, पार्टी के अंदर भी सहमति नहीं थी, जैसे डॉक्टर यादव ने डिस्कस किया था। सी राजगोपालाचारी ने इस मुद्दे पे पार्टी से रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से। ये द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करना, उससे वो नाराज थे, या फिर उसके बाद जो आंदोलन छेड़ा था गांधी जी ने, अगस्त क्रांति आंदोलन, जिससे ठीक पहले गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम बड़े नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए, उस आंदोलन के विरोध में थे, समर्थन से भी नाराज थे। और उस आंदोलन का उस टाइमिंग, जो टाइमिंग है इस आंदोलन, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है, फाइनल आंदोलन। मैं इसको इसका एक ड्रॉबैक जो शर्मा जी, मैं आपको उसी पॉइंट कर रहा हूं, विभागों में इसको विभक्त करना चाहता हूं। कुछ नेता जो सीधे तौर पर अगस्त क्रांति आंदोलन के विरोध में थे, दूसरे अर्ध समर्थक थे, आधे अधूरे मन से थे, और तीसरे पूर्ण समर्थक थे। विरोधी में तो चक्रवर्ती राम गोपालाचारी जी का आपने जिक्र कर दिया जी। इसके अलावा जो आधे अधूरे मन से थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना सोशलिस्ट ग्रुप था, यूथ ग्रुप था, जो आधे अधूरे मन से, लेकिन वो गांधी जी के इंपैक्ट में थे कि वो मना नहीं कर पाए, वो उनके विरोध में नहीं जा सकते थे, इसलिए आखिरकार उन्होंने समर्थन किया। लेकिन इनायतुल्लाह खान भी इसके विरोध में थी, तो विद इन कांग्रेस भी एक विरोध था। एक पूरा धड़ा था जिसमें आसफ अली थी, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अशोक मेहता थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये तमाम लोग सीधे तौर पर समर्थक थे इस पूरे आंदोलन के। इसी पे मूल प्रश्न आता है शर्मा जी, प्रॉब्लम क्या हुई 8 अगस्त को गांधी जी की जो अगस्त मैदान में जो स्पीच हुई, वहां पे बहुत मार्वेलस स्पीच थी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें थी, जो आम जनमानस की थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि एम और ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं थे जनता के सामने, कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर एम एंड ऑब्जेक्टिव। इसीलिए कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे कि भाई अगर 8 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया, और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। गवर्नर जनरल ने आप चर्चिल को लिखा है कि 1857 के बाद पहली बार अंग्रेज इंडिया में इतनी जबरदस्त वायलेंस का और इतनी जबरदस्त प्रतिकार का शिकार हो रहे हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और इसीलिए उन्होंने रिमेडियल मेजर्स लिए। उन्होंने 8 अगस्त की रात को, जैसा रिपोर्ट में भी बताया गया, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को कैप्चर कर लिया, इंप्रिजन कर लिया। और आप ये देखिए, अहमदनगर का जो किला है उसमें नेहरू और उनके सारे साथियों को पूना की जेल में गांधी जी को डाल दिया। 9 अगस्त को प्रॉब्लम आई, कोई लीडरशिप थी ही नहीं, जनता किसको फॉलो करे। अरुणा आसफ अली वाज द लीडर एट द टाइम, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा विख्यात उस समय नहीं थी। 9 अगस्त को ये अगस्त क्रांति मैदान में झंडा फहराती हैं। उसके बाद पूरा आंदोलन अंडरग्राउंड लेवल पे चलता है। तो जो विरोध था वो बेसिकली विरोध ये था कि मीन्स एंड टूल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इस आधार पर ज्यादा विरोध था। जी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिस तरीके से बिंदु दर बिंदु बताया कि किस तरीके से एड्रेस किया, और पहली बार पूरे साम्राज्य की बात की गई एक तरीके से, और एड्रेस किया गया अलग अलग समाज के घटकों को गांधी जी के द्वारा। तो माना जाए कि गांधी जी का सहनशीलता का जो घड़ा था वो भर गया था। उसके पश्चात उन्होंने देख लिया कि अंग्रेज मांगने से आज़ादी नहीं देने वाले, ये तो लेनी पड़ेगी। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डू और डाई का जो नारा है, करो या मरो, ये अपने आप में ये दिखाता है कि वो सहनशीलता कहीं जवाब दे रही थी और उनको पता था कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये चांस तो दिख ही रहा था। और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और नेशनल लेवल पे भी जो हाल था, चाहे वो मुस्लिम लीग की सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड आ रही थी, उधर से प्रिंसली स्टेट अपने आप को आज़ाद चाह रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी का अपना एक स्टैंड था, और कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, RSS और हिंदू महासभा, वो पूरा एक अखंड भारत की बात कर रहे थे। तो उस पूरे परिदृश्य में गांधी जी को लगा
कि दिस इज द राइट टाइम टू ओपोज, और बिल्कुल लोहा गर्म था, सही टाइम पे चोट की गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बड़ा आंदोलन 1857 के बाद 1885 से 1905 का जो दौर चला नरम दल का, 1905 के गर्म दल का आया, उसके बाद 1920 1930 की मूवमेंट। इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी बात है, इतिहासकार जिस पे 99% एग्री करते हैं मैं कहूंगा, वो ये कहते हैं कि ये आंदोलन स्टूडेंट्स का, मिडिल क्लास का और फार्मर्स का, ये एक सबसे बड़ी इस आंदोलन की बात थी। लीडरलेस हो गया था, 8 अगस्त को ही लीडरलेस हो गया था, उसके बावजूद जैसा डॉक्टर यादव ने बताया था, लोगों ने इसको अपना आंदोलन माना। एक चरम पे, चाहे वो सेना थी, चाहे वो वकील थे, चाहे स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली मैं नाम लेना चाहूंगा, चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, बॉम्बे का, कैलकाटा का, मैड्रास में, हर जगह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया। किसानों ने बायकॉट किया, हर वर्ग, महिलाओं का विशेष योगदान, जैसा रिपोर्ट में भी दिखाया गया, उनको मारा भी गया। उसके बावजूद पहली बार पूरा हिंदुस्तान, मैं तो कहता हूं कि रोड पे था, पहली बार इतना बड़े लेवल का मास अपोज था कि ब्रिटिश समझ नहीं पा रहे थे कि व्हाट टू डू। जी, तो दलाल साहब, माना जाए कि जिस तरीके से उसमें जापान की हार हो गई, कुल मिलाकर उस विश्व युद्ध में जर्मन भी हार गया और ब्रिटेन के जो साथी सेना थी उनकी जीत हो गई, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान उस दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का हो चुका था कि भारत की अर्थव्यवस्था उनके लिए संभालना भी मुश्किल हो गया था, और साथ ही साथ जन आंदोलन जिस तरीके से अगस्त क्रांति के तौर पर खड़ा हो गया था, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। जी शर्मा जी, 1941 में जब क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है, 1942 में फाइनली वो आते हैं, उस टाइम पे भी रूजवेल्ट चर्चिल को बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि आप इंडिया में शांति कराओ, इंडिया में शांति कराओ। इंडिया एक हॉट टॉपिक था, एक बड़ा कंट्री था, एक बहुत बड़ी ब्रिटिश कॉलोनी थी। उनको लगता था कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया में इस तरह का विद्रोह होता है तो वो उसको अदरवाइज भी नुकसान करेगा। अमेरिका ने बार बार समझाया, चर्चिल ने फाइनली पार्लियामेंट में ये कहना पड़ा कि मेरे ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर आएगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तो फाइनली दोनों तरह की बातें हैं, वो डरे भी हुए हैं और वो धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्रिप्स मिशन का यहाँ पे विरोध हुआ, और महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, एक ऐसा बैंक जो डूबता हुआ है, उसका भी बाद की डेट का एक चेक है क्रिप्स मिशन फेल हो गया। फाइनली मूवमेंट चल गई, अब उनको एक्शन लेना पड़ा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे भारत में मूवमेंट चली और पूरे भारत में एक जोश, एक जुनून, एक ये बात थी कि अब आजादी से नीचे कुछ भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इतिहास के पन्नों से में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इतिहास के एक नए और अलग पन्ने के साथ। तब तक प्रतिबिंब को दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।